हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बाबू आप सब, एक बार बता दीजिए। चलिए एक बार आप लोग ये भी क्लियर कीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। तो यहाँ आप देखिए, आज का जो वीडियो होने वाला है आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो केमिस्ट्री है यानी रसायन विज्ञान है उसका यहाँ आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही यहाँ आप देखिए ज़बरदस्त, यहाँ आप देखिए 20 यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, 20 यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। जो यहाँ पे होगा 20 काफी महत्वपूर्ण गेस सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ आप देखिए आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे सभी बच्चे, इससे पहले आप लोग बताइए आप लोग की पढ़ाई लिखाई और आप लोग कैसे हैं, सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। चलिए गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग। चलिए गुड मॉर्निंग, चलिए सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। यहाँ आप देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें आप देखिए बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन, यहाँ देखिए बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए जो क्लास 12th का केमिस्ट्री है उसका यहाँ पे देख लीजिए काफी महत्वपूर्ण 20 गेस सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। यहाँ पे क्या बाबू 20 महाभिवियाई गेस सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है बाबू, आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और इसमें से जो भी प्रश्न अगर आपको याद नहीं होता है आप लोग उसे याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिए, चल रहा है ऑनलाइन टेस्ट। अगर आप लोग PDF डाउनलोड नहीं किए हैं, डाल दिए हैं PDF, तो आप लोग अंत तक बने रहिए। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है, PDF डाउनलोड करने नहीं आता है, तो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री में PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाबू चलिए बाबू शुरू करते हैं। एक बार सभी बच्चे यस बोल दीजिए कि एक एक प्रश्न को यहाँ पे हम स्टार्ट करें। एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है वो सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आप लोग एक बार बता दीजिए कि आप लोग रेडी हैं बाबू। चलिए सभी बच्चे रेडी हैं, चलिए यस सर जी, यस सर जी। तो देखिए बाबू पहला जो प्रश्न है हमारा सब्जेक्टिव का, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पे, ये आप लोग याद रखिएगा बाबू। चलिए यहाँ आप देखिए जो पहला प्रश्न है कि वाष्प दाब के औक्षेपिक अवनमन, यहाँ पे लिखा है वाष्प दाब के औक्षेपिक अवनमन के संबंध में राउल्ट के नियम को लिखे। और ये प्रश्न बाबू बार बार आता है, बहुत राउल्ट का नियम हर बार पूछा जाता है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि वाष्प दाब के औक्षेपिक अवनमन के संबंध में हमको राउल्ट के नियम को लिखना है। क्या बाबू, राउल्ट के नियम को लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का औक्षेपिक अवनमन में उपस्थित विलय के यहाँ आप देखिए मूल प्रभाज के ये बराबर होता है। क्या होता है बाबू, यही है क्या, तो वाष्प दाब के औक्षेपिक अवनमन के राउल्ट का नियम का संबंध। यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखना है, मात्र एक लाइन में आंसर लिखना है कि किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का औक्षेपिक अवनमन में उपस्थित जो विलय के यहाँ पे देखिए मोल प्रभाज होते हैं उसके बराबर होता है। यहाँ पे देखिए फिर से समझा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा, हम जानते हैं बाबू एक बार में नहीं आता है। अब देखिए किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का औक्षेपिक अवनमन, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का औक्षेपिक अवनमन, ये आप देखिए उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या, उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो यहाँ पे बोलते हैं कि वाष्प दाब का औक्षेपिक अवनमन, वो भी किस में, तो राउल्ट के नियम के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिखना है और ये आपको जरूर लिखना है, इसका संबंध आपको जरूर बता देना है यहाँ पे कि PO माइनस PS बटा P होता है और ये बराबर होता है किसके, तो स्मॉल n बटा यहाँ देखिए स्मॉल n प्लस यहाँ देखिए कैपिटल N के। ये आप लोग याद रखिएगा, इतना लिख दीजिएगा, या तो ये 5 नंबर में देगा या तो ये 2 नंबर में देगा। 100% तो आपको ज़्यादा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, इतना लिख दीजिएगा काफ़ी है। तो यहाँ पे पहला आपको क्वेश्चन कंफर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर की हेनरी के नियम की सीमाएं लिखे बाबू। 3 से 4 बार ये प्रश्न आ चुका है कि हेनरी के नियम की सीमाएं लिखें, और ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हेनरी के नियम का सीमाएं क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि हेनरी के नियम की जो सीमाएं होती है वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए यह नियम तनु विलयन के लिए लागू होता है, यानी वीक सॉल्यूशन के लिए जो हेनरी का नियम है क्या बाबू, तनु विलयन के लिए, यानी यहाँ देखिए वीक सॉल्यूशन के लिए लागू होता है। ये तनु विलयन यानी वीक सॉल्यूशन के लिए लागू होगा कौन, तो हेनरी का नियम। दूसरा है यदि गैस के द्रव में यहाँ देखिए अत्यधिक विलय हो तो इस नियम का पूर्ण पालन नहीं हो सकता है। अब यहाँ देखिए कब पालन नहीं होगा, तो यदि गैस द्रव में अत्यधिक विलय है, यदि गैस, यहाँ देखिए यदि गैस
द्रव में अत्यधिक विलय हो, यानी यहाँ देखिए गैस द्रव में अगर अत्यधिक विलय होगा तो ये पूर्ण पालन नहीं करेगा। कौन? तो हेनरी का नियम, ये आप लोग याद रखिएगा। तीसरा यहाँ आप देखिए दाब निम्न और ताप उच्च होना चाहिए। यहाँ आप देखिए जो हेनरी का नियम है इसमें क्या होना चाहिए, जो दाब है, जो प्रेशर है बाबू हमारा क्या होना चाहिए, प्रेशर हमारा निम्न होना चाहिए यानी कम होना चाहिए, और टेम्परेचर हमारा हाई होना चाहिए, तब इसका पूर्ण पालन होगा। किसका? तो हेनरी के नियम का। अब देखिए यहाँ पे चौथा है कि गैस और यहाँ पे देखिए विलायक के साथ क्रिया करके कोई यौगिक नहीं बनाना चाहिए, यानी यहाँ पे देखिए गैस और विलायक मिलके हमारा कोई भी अगर यौगिक बनाता है तो उसमें हेनरी का नियम का पालन नहीं होगा, तो क्या होना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। तो यही है बाबू हेनरी का नियम का सीमाएं। तो पहला है यह वीक सॉल्यूशन यानी तनु मिलियन के लिए लागू होता है। दूसरा है यदि गैस द्रव अत्यधिक यानी गैस द्रव में अत्यधिक विलय है तो इसका पूर्ण पालन नहीं हो सकता है। दूसरा है दाब निम्न और ताप यहाँ पे क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। चौथा है यहाँ पे कि गैस और विलायक के साथ क्रिया करके कोई यौगिक नहीं बनाना चाहिए। ये आप लोग लिख दीजिएगा, तो ये आपके एग्जाम में जरूर आता है बाबू, ये सभी प्रश्न आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ आप देखिए रासायनिक बल गति क्या है बाबू, यहाँ आप देखिए केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ आप देखिए रासायनिक बल गति क्या होता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू एग्जाम के लिए आपका। तो यहाँ पे समझिए कि रासायनिक बल गति क्या होता है। तो रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग से प्रभावित होने वाले अभिकारक का और तथा उनकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो उसे ही बोलते हैं, याद रखिएगा, उसे बोलते हैं हम लोग रासायनिक बल गति। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा से डिफिनेशन बताए हैं कि रासायनिक बल गति क्या होता है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अभिक्रिया का वेग से प्रभावित होने वाले कारक, और यहाँ पे देख लीजिए वेग से प्रभावित होने वाले कारक तथा यहाँ देखिए उनकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स, यानी यहाँ देखिए रासायनिक बल गति कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिफिनेशन लिखा है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये आपको बताएंगे वैसे ही याद हो जाएगा, याद करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। 1 से 2 बार अगर आप लोग वीडियो देख लेते हैं आपको पूरा क्वेश्चन 100% याद हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, 4 नंबर की, रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन बाबू, आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। यहाँ पे सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, सब्जेक्टिव है, सब याद कर लीजिएगा। अब पूछा गया है रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, देखिए कितना छोटा डिफिनेशन है। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, तो समय के साथ अभिकारक और प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। देखिए कितना आसान डिफिनेशन है बाबू, यहाँ पे लिखा है कि समय के साथ अभिकारक और प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बाबू क्या, तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग। यहाँ आप देखिए क्या पूछा गया है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या है, तो समय के साथ अभिक्रिया और प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन, किसमें, तो अभिकारक और प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन। यहाँ पे देखिए अभिकारक और प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन के जो यहाँ पे अभिक्रिया होगा उसी के द्वारा को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग का सही मात्रक क्या होता है, तो होता है इसका सही मात्रक, यहाँ आप देखिए मोल एल इनवर्स और एस इनवर्स। क्या होता है बाबू, मोल एल इनवर्स और एस इनवर्स होता है, और ये ऑब्जेक्टिव में बाबू पूछा जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न क्या है कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। कितना बार बताए हैं बाबू, आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं तो हम आपको कितनी बार बता चुके हैं कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि कहते हैं बाबू क्या, तो वैसी किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग समीकरण में अभिकारक के घातों के योग को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे जिसमें दिए हुए घातों को हम लोग जोड़ देंगे, उसके योग को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, यहाँ पे बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया है और इसका क्या हो जाएगा, इस क्रिया के घातों का योग, तो यहाँ देखिए m + n, यानी यहाँ देखिए इसके घात जो है, इसका घात है m, इसका घात है n, इसके योग को यानी जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि। यानी किसी यहाँ पे देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक के घातों के योग को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। इसे आप लोग लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये प्रश्न, आप लोग 100% बाबू याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया से बाबू हम क्या समझेंगे, समझिए यहाँ पे जब कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थ
यहाँ पे देखिए, जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में मिलकर या अभिक्रिया करके रासायनिक गुणों में परिवर्तित करके नए उत्पाद बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए, तो इसी प्रतिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया किसे बोलते हैं बाबू, यानी आप देखिए केमिकल रिएक्शन आपसे पूछा है कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, तो जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके यहाँ पे क्या कर दे, नए यहाँ पे देखिए क्या बना दे, उत्पाद बना दे, इसी प्रतिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए कितना आपने भाषा में बाबू लिखते हैं, ये किताब का भाषा नहीं, एकदम अपना भाषा है, इसे आप लोग 100% याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत अपघटन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आज 20 सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं, आप लोग याद रखिएगा। अब बताइए यहाँ पे कि विद्युत अपघटन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, और ये बाबू पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ आप देखिए विद्युत अपघटन क्या होता है, तो अगर किसी तरल पदार्थ में करंट को प्रवाहित किया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण उस तरल पदार्थ के आयंस क्या होते हैं, उसके तत्व अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रतिक्रिया को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, यानी हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन बोलते हैं। चलिए हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अगर किसी तरल पदार्थ में करंट को प्रवाहित किया जाए, यानी यहाँ पे देखिए मान लीजिए कोई डब्बा है या कुछ भी है, यहाँ पे देखिए इसमें करंट, हम यहाँ पे देखिए इसमें पानी यानी तरल पदार्थ है, यानी कहने का मतलब क्या, तरल पदार्थ, यानी यहाँ पे देखिए द्रव्य पदार्थ हो। तरल पदार्थ का मतलब क्या, द्रव्य पदार्थ हो। अब बता रहा है कि यदि अगर तरल पदार्थ में करंट को प्रवाहित करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण उस तरल पदार्थ के आयन तत्व अलग अलग हो जाते हैं। यानी आप देखिए अगर इसमें NaCl घोल देते हैं, क्या बाबू इसमें घोलेंगे क्या, तो NaCl बाबू हम लोग क्या करेंगे, इसमें घोल देंगे, यानी और NaCl घोल करके क्या करेंगे, इस तरल पदार्थ में हम क्या करेंगे, करंट का प्रवाह देंगे, यानी इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, करंट देंगे। तो जो NaCl का आयन है वो टूट के अलग हो जाएगा, एक Na+ में बढ़ जाएगा, धन आयन में, ऋण आयन में क्या हो जाएगा बाबू, बढ़ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। 100% समझ में आ गया होगा आपको, पूरा गारंटी है हमको। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, अगर किसी तरल पदार्थ में करंट को प्रवाहित करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण उस, यहाँ देखिए तरल पदार्थ के तत्व जो होते हैं, जो आयन होते हैं, प्रतिक्रिया करके अलग हो जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपको 100% समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर लिखे, मोस्ट वीवीआई से भी वीवीआई है बाबू, ये आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, नहीं तो पीडीएफ तक का वेट कीजिए, पीडीएफ डालेंगे तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बताइए यहाँ पे कि क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर लिखे, तो यहाँ देखिए ये प्रश्न 100% आएगा 5 नंबर में, तो ये आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। पूछा गया है कि क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर, तो क्रिस्टल क्या होता है, इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, सभी को पता है कि क्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, इसे बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए पहला इसका क्या है, इसका निश्चित ज्यामितीय, और अक्रिस्टल का क्या होगा, निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होगा। तो यहाँ आप देख लीजिए आकृति नहीं होता है निश्चित ज्यामितीय, इसको बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं, इसको लिखिएगा अक्रिस्टलीय ठोस को हम बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। अब यहाँ देखिए इसका द्रव्यंक निश्चित होता है, किसका, तो क्रिस्टल का द्रव्यंक हमेशा निश्चित होता है, और अक्रिस्टल का जो द्रव्यंक होता है हमेशा अनिश्चित होता है। और यहाँ पे देखिए यह असमदैशिक होता है, क्या होता है, यह असमदैशिक होता है, और यह जो होता है समदैशिक होता है, क्या होता है, यह समदैशिक होता है। अब यहाँ पे देखिए यह दीर्घ परासी का होता है, यानी जो इसका पेयर बनता है लंबा बनता चला जाता है, और यह लघु परासी का होता है, यानी जो इसका पेयर बनेगा लंबा नहीं बनेगा, एकदम छोटा बनेगा नहीं बनेगा। तो ये इसका आंसर है, आप लोग अंतर लिख दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आता है। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का वर्गीकरण यहाँ पे करे। जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है बाबू, यहाँ पे देखिए क्रिस्टलीय क्लासिफिकेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी यहाँ पे देखिए जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है उसका वर्गीकरण करता है। ये भी प्रश्न आता है कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों को, तो यहाँ देखिए इंटरमोलेकुलर फोर्स के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। ये प्रश्न अगर पूछेगा तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि इंटरमोलेकुलर फोर्स के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे देखिए पहला कौन सा है, आणविक ठोस, दूसरा कौन सा है, आयनिक ठोस,
तीसरा कौन सा है धात्विक ठोस, और चौथा कौन सा है सहसंयोजी ठोस। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा 4 भागों में बांटा गया है इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पे। तो ये लिखिएगा आणविक ठोस, यहाँ आप देखिए आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजी ठोस, 4 भागों में बांटा गया है। ये आप लोग लिख दीजिएगा, ये आपके एग्जाम में बाबू पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि अभिक्रिया, यहाँ पे देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। यहाँ पे देखिए प्रकार, और यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, ऐसे ऐसे प्रश्न आता है बाबू, तभी आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार यानी कितने प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया हो सकता है, यानी कहने का मतलब कितने प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया हमारा सफल हो सकता है। तो पहला है संयोजन अभिक्रिया हो सकता है, अपचयन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो सकता है, विस्थापन हो सकता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बाबू? 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ आप देखिए संयोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, यहाँ आप देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में बाबू आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 11 नंबर की विद्युत अपघटन क्या होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न यहाँ पे कि विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो यहाँ आप देखिए विद्युत अपघट्य किसे कहेंगे, तो यहाँ पे देखिए वैसा यौगिक जो विद्युत का सुचालक हो उसे यहाँ पे देखिए विद्युत अपघट्य कहेंगे। देखिए कितना आसान प्रश्न है, कितना आसान प्रश्न है। विद्युत अपघट्य किसे कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। तो वैसा यौगिक जो विद्युत का सुचालक हो वो क्या होगा? विद्युत अपघट्य हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया से इसका आंसर लिखे हैं कि वैसा यौगिक जो विद्युत का सुचालक हो वो क्या हो जाएगा? विद्युत अपघट्य हो जाएगा। चाहे वह द्रवित अवस्था में हो, पिघली हुई अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, वो क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? हमारा विद्युत अपघट्य हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे आप देखिए वैसा यौगिक जो विद्युत का सुचालक हो उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। चाहे वह पिघली हुई अवस्था में हो, चाहे वह जलीय विलयन में हो, कोई भी अवस्था में उसे हम लोग बोलेंगे बस हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास होना चाहिए। जैसे यहाँ आप देखिए NaCl से पास हो जाएगा, HCl से H2SO4 से पास हो जाएगा। वहीं एल्कोहल रहेगा जल में घुला हुआ तो उसमें पास नहीं करेगा। चीनी डाल दीजिएगा, घोल दीजिएगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी हमारा पास नहीं करेगा। तो यहाँ आप देखिए ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत अपघटन क्या होता है। यहाँ आप देखिए विद्युत अनअपघट्य। विद्युत अपघट्य तो बता दिए, आपसे पूछा जाता है कि विद्युत अपघट्य और विद्युत अनअपघट्य का उदाहरण दे, इसका डेफिनेशन लिखे। तो आप लोग लिखिएगा यही कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, चाहे वह पिघली हुई अवस्था में हो, चाहे वह यहाँ देखिए जलीय विलयन में हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो विद्युत अपघट्य कहते हैं। और विद्युत अनअपघट्य किसे कहते हैं? तो वैसा, यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा, वैसा यौगिक जिससे विद्युत धारा का क्या हो बाबू? परिवर्तित, यानी यहाँ पे देखिए विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत अनअपघट्य बोलेंगे। तो वैसा यौगिक जो विद्युत का सुचालक हो, जिससे विद्युत धारा हमारा प्रवाहित ना हो, उसे हम लोग बोलेंगे विद्युत अनअपघट्य। चाहे वह पिघली हुई अवस्था में हो, चाहे वह जलीय विलयन में, उसमें भी क्या हो, चाहे वह पिघली हुई में हो, चाहे वह जलीय विलयन में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत अनअपघट्य बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए चीनी में, पानी में चीनी घोलिएगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। यूरिया, क्लोरोफॉर्म, एल्कोहल जैसे हम आपको बताए हैं। और यहाँ पे देखिए ये सब चीजें आपको बता रहे हैं जो, ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? मोस्ट VVI है, पढ़ा चुके हैं, सबको पता होगा, लेकिन ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए कि अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहती है। तो वैसा ठोस पदार्थ जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है उसे हम लोग बोलते हैं बाबू क्या? अक्रिस्टलीय ठोस। वैसा यहाँ पे देखिए क्रिस्टल पदार्थ, यानी वैसा पदार्थ जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं बाबू? यहाँ पे तो अमरफस सॉलिड बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। जिसको बराबर बराबर हम भागों में नहीं बांट सकते हैं उसे भी क्या बोलते हैं बाबू? तो अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को हम झूठा ठोस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ये सब आप लोग लिख दीजिएगा। जैसे हमारा कांच, प्लास्टिक, रबड़, बहुलक, ग्लास, ये सब क्या होता है बाबू? ये सब जो होता है हमारा बाबू होता है अमरफस सॉलिड, यानी क्या? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अक्रिस्टलीय ठोस का पेयर हमेशा लंबा नहीं बनता है। जैसे ए के बाद बी आया, बी के बाद से फिर ए आया, ए के बाद से बी आना चाहिए तो फिर ए आएगा। यानी आप देखिए इसका कोई तय नहीं है कि ए के बाद बी आएगा कि सी आएगा कि डी आएगा कि ए के बाद ए आएगा। और यहाँ देखिए वही क्रिस्टल का क्या होता है, यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि ए है तो ए के बाद बाबू इसका बी आएगा, फिर बी के बाद से ए आएगा, ए के बाद से बी आएगा, फिर बी के बाद से ए के बाद से बी। यानी जो इसका पेयर है बाबू एकदम लंबा बनता चला जाएगा। यहाँ देखिए जो यही होता है, जो क्रिस्टलीय सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है,
क्रिस्टलीय ठोस होता है बाबू उसका पेयर लंबा चलेगा, और वहीं यहाँ पे देखिए अक्रिस्टलीय जो ठोस है यहाँ पे देख लीजिए ए के बाद से बी के बाद से ए आ गया, फिर ए के बाद से बी आना चाहिए तो फिर ए आ गया, फिर बी है तो फिर ए आना चाहिए तो फिर बी आ गया, यानी इसका पेयर जो होता है लंबा नहीं बनता है। ये दीर्घप्रासी का नहीं होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस दीर्घप्रासी का नहीं होता है, लेकिन क्रिस्टलीय ठोस हमारा दीर्घप्रासी का होता है। अब यहाँ देखिए सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है बाबू, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पे पूछा गया है एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा क्या होता है। जल्दी जल्दी यहाँ पे समझ लीजिए बाबू आप लोग एक बार, चलिए सभी बच्चे एक बार समझेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आप देखिए ज्यादा प्रश्न नहीं है, जल्दी जल्दी बता देते हैं बाबू। यहाँ पे देखिए कि सक्रियण ऊर्जा क्या है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने में जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम लोग बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा किसे बोलते हैं, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की हमको आवश्यकता होगी उसे ही हम लोग बोलेंगे सक्रियण ऊर्जा। बहुत ही आसान डिफिनीशन है बाबू, 1 सेकंड में याद हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग इसको एक बार पढ़ के याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि गति समीकरण इतना के लिए प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है बाबू। तो यहाँ पे इसको फटाफट पहले आप लोग सोल्व कीजिए। तो अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, इसी वीडियो में बताए हैं कि दिए हुए समीकरण के घातों के योगफल को हम लोग प्रतिक्रिया की कोटि कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो यहाँ आप देखिए गति समीकरण यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे पहले ही आप लोग लिख दीजिएगा गति समीकरण। यहाँ पे के है तो के, यहाँ पे क्या है बाबू ए है, और फिर यहाँ पे देखिए 5 बटा क्या है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे फिर b है, और b का कितना दे रखा है 4 बटा 2 दे रखा है। यहाँ पे देखिए ये तो हो गया, यहाँ पे देखिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका कैसे निकालेंगे, तो दिए हुए समीकरण के घातों के योग, यानी इसका घात e का घात कितना है 5 बटा यहाँ पे 2 है, और b का घात कितना दिया है बाबू 4 बटा 2 दिया। यानी दिए हुए समीकरण के घातों के योग को हम लोग अभिक्रिया की प्रतिक्रिया की कोटि बोलते हैं। तो इसका अब लॉसा निकालिए, क्या होगा बाबू 2 होगा, 2 का लघुत्तम 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 बटा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग लिख दीजिएगा, 100% ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऐसे ही आप लोग लिख दीजिएगा, 100% आपका सही हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आप देखिए ऐसे ही आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 16 नंबर की कॉपर के 2 अयस्कों के नाम लिखे। चलिए ये भी प्रश्न बाबू क्वेश्चन बैंक का है। यहाँ पे पूछा गया है कि कॉपर के 2 अयस्क के नाम लिखे। तो पहला क्या होगा, कॉपर के पहला अयस्क हमारा ऐसे लिखेगा कि कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम इस प्रकार है। पहला क्यूपराइट, इसका यहाँ पे देखिए ये लिख दीजिएगा, इसका बाबू इसका जो सूत्र होता है वो जरूर लिखिएगा। यहाँ आप देखिए क्या है कि अयस्क, कॉपर का अयस्क क्या है क्यूपराइट, जिसको Cu2 वो बोलते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा। और दूसरा क्या होता है कॉपर पायराइड, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू CuFeS2 होता है। ये आप लोग 100% याद रखिएगा, 100% लिख दीजिएगा। ये सभी प्रश्न एग्जाम में बाबू पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे उदासीनीकरण ताप क्या है। अब बताइए यहाँ पे कि उदासीनीकरण ताप क्या कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि उदासीनीकरण ताप क्या होगा। तो उदासीनीकरण ताप क्या होता है, तो 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल को भस्म द्वारा पूर्णतः उदासीन बनाने में जो उत्पन्न ऊष्मा होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, उदासीनीकरण ताप कहते हैं। यहाँ पे आप लोग फिर से समझिए कि उदासीनीकरण ताप क्या है। तो 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल को भस्म द्वारा पूर्णतः उदासीन क्या किया जाता है, बनाने में उत्पन्न जो ऊष्मा होती है उसे ही हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण। तो ये आपको 100% बाबू समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही आप लोग लिख दीजिएगा। तो चलिए बाबू हम यहाँ पे 17 ही सब्जेक्टिव प्रश्न रहने देते हैं। इस 17 सब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग नोटबुक पे लिख के इसको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग काम कीजिए, जो ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए जाके फटाफट दीजिए। ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद से क्या कीजिए, जो PDF और यहाँ पे देखिए नोट्स दिए हैं उसको जाके आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथ में आप लोग लाइक नहीं किए बहु फटाफट आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऑनलाइन टेस्ट जाके दे दीजिएगा। गूगल पे सर्च कीजिए, क्या गूगल पे आपको लिखना है ASKBOARD आस्कबोर्ड लिख के सर्च कीजिए, जाके ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। और आपको क्या करना है बाबू, PDF जाके डाउनलोड करने लाएं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।